हेलो दोस्तों, स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 वॉल्यूम फर्स्ट आखिरकार आ चुका है और इस बार कहानी सिर्फ हॉरर नहीं बल्कि एक इमोशनल वॉर है रियलिटी और अपसाइड डाउन के बीच। पिछले सीजन में हमने देखा था कैसे हॉकिंस एक जंग के मैदान में बदल चुका है, वेक्ना वापस आ गया है और अब उस पर रोक लगाने की आखिरी उम्मीद है लेवन और उसकी टीम। लेकिन इस बार दाव सिर्फ दोस्तों की जान नहीं बल्कि पूरी दुनिया है। सीजन 5 में रहस्य और गहरा है, खतरा पहले से बड़ा है और इस बार हर किरदार को अपना सबसे डरावना सच फेस करना होगा। तो तैयार हो जाइए क्योंकि आज के इस वीडियो में हम स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 के वॉल्यूम फर्स्ट को पूरा डिटेल में समझेंगे। कहानी, ट्विस्ट, थ्योरी और एंडिंग सब कुछ, वो भी आसान हिंदी में। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं हॉकिंस की दुनिया में जहां डर सिर्फ एक शुरुआत है। तो बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा कहानी की तरफ। स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 एपिसोड फर्स्ट की शुरुआत 12 नवंबर 1983 से होती है, जहां हम देखते हैं बिल बायर्स कासल के अंदर है और अपसाइड डाउन की गहराई में बैठकर गाना गा रहा है। ये समय उस घटना के ठीक बाद का है जब सीजन फर्स्ट में वो गायब हुआ था। विल वहां से भागने की कोशिश करता है लेकिन अचानक डेमोगॉर्गन वहां प्रकट हो जाता है। विल भागने की कोशिश करता है मगर वो मॉन्स्टर बहुत तेज और बहुत शक्तिशाली था। डेमोगॉर्गन उसे सीधे वेक्ना के पास ले जाता है जो उसे संक्रमित कर देता है। वो विल के अंदर कुछ पंप करता है जिससे ये साफ हो जाता है कि अब विल और वेक्ना के बीच हाइव माइंड वाली मानसिक जुड़ाव बन चुका है। प्रेजेंट में कहानी 3 नवंबर 1987 पर पहुंचती है। अब हॉली बड़ी हो गई है और बायर्स परिवार अभी भी व्हीलर्स के घर में रह रहा है और कब तक रहेगा इसकी कोई तय सीमा नहीं है। नाश्ते के समय घर में पूरी तरह अफरा तफरी मची रहती है और टेड और कैरन दोनों अब धीरे धीरे इस सब के बोझ और तनाव को महसूस करने लगे हैं। हॉकिंस अब क्वारंटीन कर दिया गया है और मिलिट्री ने अपनी निगरानी और नियम और कड़े कर दिए हैं। शहर में जो बड़े और गहरे छेद उस भूकंप की वजह से बने थे उन्हें सेना ने धातु की बड़ी प्लेटों से ढक दिया है। बच्चे अब उन प्लेटों पर स्केटिंग करते हैं जिससे सैनिक काफी नाराज होते हैं। इसके अलावा मिलिट्री ने शहर के सभी लोगों के लिए अनिवार्य और मुफ्त मेडिकल चेकअप भी लागू कर दिया है जिससे कोई बच नहीं सकता। अब रॉबिन एक रेडियो डीजे के रूप में स्टीव के साथ काम कर रही थी। इन सब के बीच में वो अपनी 500 रेडियो ब्रॉडकास्ट सेलिब्रेट करती है। शो के दौरान वो लोगों को चेतावनी देती है कि वे मिलिट्री जोन से दूर रहे क्योंकि वो क्षेत्र पूरी तरह से प्रतिबंधित है। लेकिन अचानक रेडियो सिग्नल डिस्टर्ब होने लगता है। इसी दौरान जॉनथन नैन्सी के साथ स्टेशन पहुंचता है ताकि समस्या हल की जा सके। जॉनथन और स्टीव दोनों नैन्सी का ध्यान आकर्षित करने के लिए एक दूसरे से मुकाबला करते हैं। वे रेडियो टावर पर चढ़कर खुद को साबित करने की कोशिश करते हैं लेकिन दूसरी तरफ लड़कियों का ध्यान किसी और पर था और वो और कोई नहीं मरी था जो मिलिट्री जोन से चोरी छिपे निकलकर कुछ स्मगल किया हुआ सामान लेकर आता है। उस सामान में एक मैनिफेस्ट लिस्ट भी था जिसमें लिखा था कि रात 10 बजे एक सप्लाई ट्रक रवाना होने वाली है। रॉबिन की रेडियो जॉब सिर्फ संगीत बजाने के लिए नहीं था, ये हॉकिंस के हर कोने में मौजूद उनके ग्रुप के साथ गुप्त बातचीत करने का जरिया था। जैसे ही सिग्नल वापस आता है गैंग के बाकी दोस्तों तक संदेश पहुंच जाता है। इन सप्लाई ट्रक मूवमेंट्स का चक्र पहले भी कई बार हो चुका था और अब गैंग इन्हें ट्रैक करने और इंटरसेप्ट करने में काफी माहिर हो चुकी थी। उनका असली लक्ष्य था इन ट्रकों का इस्तेमाल करके अपसाइड डाउन तक पहुंचने का रास्ता ढूंढना। इस सीजन में डस्टिन पूरी तरह मैक्स जैसी स्थिति में है। वो अब भी एडी की मौत को भूल नहीं पाया है और उससे भावनात्मक रूप से जूझ रहा है। वो स्कूल में हेलफायर क्लब की टी शर्ट पहनकर जाता है और अब वो किसी को खुद पर हावी नहीं होने देना चाहता, खासकर हॉकिंस टाइगर को जिसका नया लीडर अब एंडी है। बाकी सब डस्टिन को सलाह देते हैं कि वो थोड़ा लो प्रोफाइल रहे और दूसरों से घुल मिल जाए लेकिन
जस्टिन की सोच कुछ और ही थी। दुर्भाग्य से उसकी ये जिद उसे महंगी पड़ती है। स्कूल में एंडी को परेशान करने की वजह से उसे बुरी तरह पीटा जाता है। इसी बीच मिलिट्री अब भी लेवन की तलाश में है। लेवन लगातार ट्रेनिंग कर रही है ताकि वो सैनिकों से बच सके और अपनी शक्तियों पर और ज्यादा नियंत्रण पा सके। हॉप और जॉयस उसके साथ है, लेकिन उन्हें चिंता है कि वो खुद को शायद जरूरत से ज्यादा थका दे रही है। लेवन इतनी मेहनत इसलिए कर रही है क्योंकि वो उन सप्लाई रन मिशनों में टीम के साथ शामिल होना चाहती है, मगर ऐसा करने के लिए उसे हॉपर द्वारा सेट किए गए एक लगभग नामुमकिन टाइम ट्रायल रिकॉर्ड को तोड़ना होगा। लेवन आखिरकार उस समय रिकॉर्ड को तोड़ देती है, लेकिन फिर भी हॉपर उसे मिशन पर जाने की अनुमति नहीं देता। वो एक बार फिर एक बहुत ज्यादा सुरक्षात्मक पिता की तरह व्यवहार करता है। जॉयस बाद में हॉपर से अकेले बात करती है। हॉपर स्वीकार करता है कि वो डरता है क्योंकि ये एक रिकॉन मिशन है और मिलिट्री की पूरी नजर लेवन पर है, इसीलिए उसे भेजना अभी समझदारी नहीं होगी। लेकिन आखिरकार बातचीत के बाद वे मान जाते हैं और लेवन को टीम में शामिल होने की अनुमति मिल जाती है। उधर मिलिट्री में लेवन को पकड़ने की जिम्मेदारी संभाल रही है डॉक्टर के, जो अपसाइड डाउन से जुड़ी मिलिट्री प्रयोगों की मुख्य वैज्ञानिक है। संभावना है कि आने वाले एपिसोड्स में उसके बारे में और खुलासा होगा। हॉली अब भी एक अजीब आदमी को देख रही है जिसे वो मिस्टर वॉटसिट कहती है। ये काफी समय से चल रहा है, लेकिन बाकी सबको लगता है कि ये सिर्फ उसकी कल्पना है और वॉटसिट असल में कोई नहीं है। एक दिन हॉली की टीचर उसे स्कूल के गेट पर खुद से बात करते हुए देख लेती है और परेशान हो जाती है। वो कैरन को बुलाती है ताकि इस बारे में बात की जा सके, लेकिन असली मदद माइक करता है। वो हॉली के पास आता है और उसे हिम्मत देने वाली बातें कहता है। माइक उसे D&D का एक छोटा फिगर भी देता है जिसे हॉली घर जाकर एक नेकलेस में बदल लेती है। हॉली के डर, घबराहट और खुद से छिप जाने की वजह उसके माता पिता थे। टेड और कैरन नीचे लड़ते झगड़ते रहते थे और भले ही वो ये खुलकर नहीं दिखाया करते थे, लेकिन साफ समझ आता है कि उनके बीच अक्सर झगड़े होते रहते हैं। जब हॉली अकेले कमरे में रो रही थी, उस समय बाकी गैंग सप्लाई रन के लिए अपनी पोजीशन में पहुंच जाती है। 4 ट्रक आते हैं और हॉपर उनमें से एक में छिप जाता है। 2 बर्नर्स उनका काम पूरा करते हैं और वो ट्रक सीधे अपसाइड डाउन में प्रवेश कर जाते हैं। इस बार गैंग ने एक नई रणनीति अपनाई थी। वो रेडियो सिग्नल को बनाए रखने के लिए एक वैन को रियल वर्ल्ड के सड़कों पर चलाते हैं, जिसे जॉनथन और स्टीव चला रहे थे। लेकिन अपसाइड डाउन में अचानक ट्रक रुक जाता है और तभी साफ हो जाता है कि वेक्ना हमला करने की तैयारी कर रहा है। अनफॉर्चुनेटली सब कुछ अचानक गलत होने लगता है। विल को भी वही गूज़बम्प्स महसूस होते हैं, ठीक वैसे ही जैसे सीजन 2 में हुआ था। उसका शरीर अनियंत्रित हो जाता है और वो जमीन पर गिरकर तेज झटके खाना शुरू कर देता है। इस अफरा तफरी के बीच गोलीबारी शुरू होती है। हॉपर को भी एक गोली लग जाती है, जबकि बाकी सैनिक उस समय अचानक आए डेमोगॉर्गन पर गोलियां बरसाने लगते हैं। क्योस के दौरान जिस ट्रक में हॉपर छिपा था वो दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और रेडियो सिग्नल भी पूरी तरह कट जाता है। अब हॉपर अपसाइड डाउन में अकेला फंसा हुआ था। उधर विल जब होश में आता है तो उसे एक बात साफ समझ आ जाती है, डेमोगॉर्गन अब व्हीलर्स के पीछे आ रहा है। बाकी टीम तुरंत उन्हें बचाने के लिए निकल पड़ती है, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। हॉली के कमरे की छत में अचानक एक गेट खुलता है और उसी में से एक डेमोगॉर्गन बाहर निकल आता है और एपिसोड 1 यहीं खत्म हो जाता है। स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 एपिसोड 2 की शुरुआत होती है उस सीन से जहां हॉली पर डेमोगॉर्गन हमला कर देता है। डरी हुई हॉली भागकर बाथरूम में जाती है और कैरन को चिल्लाकर चेतावनी देती है। कैरन तुरंत हॉली को पकड़ती है और दोनों बाथ टब में पानी में छिप जाते हैं ताकि डेमोगॉर्गन उनकी आवाज और शरीर की गर्मी ना पकड़ सके। उधर जब टेड गोल्फ क्लब लेके कमरे में आता है तो वो पहली बार अपनी आंखों से डेमोगॉर्गन को देखता है और उससे लड़ने की कोशिश करता है, पर डेमोगॉर्गन उसे घायल कर देता है। कैरन की हालत थोड़ी बेहतर रहती है, कम से कम कुछ देर के लिए, क्योंकि वो टूटे हुए वाइन की बोतल से डेमोगॉर्गन पर कई बार हमला करती है। अनफॉर्चुनेटली डेमोगॉर्गन बहुत स्ट्रॉन्ग और विशियस था। टेड और कैरन दोनों बुरी तरह घायल हो जाते हैं और उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है। जहां तक हॉली की बात है, वो गायब हो चुकी थी। उसे अपसाइड डाउन में ले जाया गया था, लेकिन पोर्टल बंद होने
से ठीक पहले लेवन उस दरार में कूद जाती है ताकि वो हॉली को वापस ला सके। नैन्सी माइक के साथ अस्पताल पहुंचती है और खुद को दोष देती है। उसे लगता है कि वो इस घटना को रोक सकती थी। आखिरकार पिछले सीजन में उसे इसी तरह के विजन दिखाई दिए थे जो कि वेक्ना ने उसे दिखाए थे। माइक उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी लूकस बात के बीच में कूद पड़ता है। उसे पूरा यकीन नहीं था कि ये वेक्ना का काम है, क्योंकि वेक्ना कभी किसी को जिंदा नहीं छोड़ता, पर इस बार माइक के पेरेंट्स को जिंदा छोड़ दिया गया था। लूकस याद दिलाता है कि आज 3 नवंबर है और विल के गायब होने की एनिवर्सरी आने में सिर्फ 3 दिन बाकी है। लूकस कहता है हमने विल को वापस लाया था और हॉली को भी वापस लाएंगे, भले ही ये सब एक डरावनी सहयोग की तरह लगता हो। इसी बीच मिलिट्री व्हीलर्स के घर पहुंचती है और पूरे क्षेत्र को तुरंत क्वारंटाइन कर देती है। उन्हें लगता है कि वे लेवन के करीब पहुंच चुके हैं, क्योंकि वो अपसाइड डाउन में थी। उनके पास लेवन की तस्वीरें भी थी, जिसे डॉक्टर के बड़े ध्यान से देखती है। उधर अपसाइड डाउन में लेवन चलते चलते अचानक हॉपर से टकरा जाती है, जो जंगल में भटक रहा था। लेवन उसे एक फ्लैशलाइट देती है और दोनों मिलकर घायल डेमोगॉर्गन को ढूंढने निकल पड़ते हैं। जैसे कि हमेशा होता है, हॉपर यहाँ भी ओवर प्रोटेक्टिव पिता की तरह व्यवहार करता है, जबकि लेवन शांत दिमाग से सोचते हुए डेमोगॉर्गन का पीछा करती है। जैसे जैसे वे ट्रेन ट्रैक के साथ आगे बढ़ते हैं, लेवन को एहसास होता है कि हॉपर घायल है। वो रुककर उसकी चोट का इलाज करती है। इलाज के दौरान दोनों कुछ देर बातें करते हैं, जहां हॉपर बताता है कि उसे लेवन की कितनी चिंता रहती है। वो कहता है कि सारा के साथ जो हुआ उसके बाद उसे पता चला कि इस दुनिया में किसी भी चीज पर भरोसा नहीं किया जा सकता। खोज जारी रखते हुए वे अपसाइड डाउन की सीमा पर पहुंचते हैं। वहां उन्हें एक विशाल दीवार दिखती है। असली दुनिया में जॉयस विल से बात करती है। विल बताता है कि उसे जो विजन्स दिख रहे हैं वो इस बार अलग हैं। पहले वो इसे सिर्फ सपना मानता था, लेकिन अब उसे लगता है कि वो हाइव माइंड के दृष्टिकोण से देख रहा है। विल का मानना था कि ये कनेक्शन कभी खत्म नहीं हुआ था और अब वो पूरी तरह यकीन कर चुका है कि वेक्ना पहले से कहीं ज्यादा करीब आ चुका है। रॉबिन का मानना था कि विल के गूज़बम्प्स वास्तव में वेक्ना की लोकेशन ट्रैक करने का एक तरीका है, जैसे ये एक एंटीना की तरह काम कर रहे हो। वो अनुमान लगाती है कि ये तरीका उसे खोजने में मदद कर सकता है। ऐसा लगता है कि जैसे जैसे वेक्ना उनके करीब आता है, सीजर्स और गूज़बम्प्स और भी ज्यादा तीव्र हो जाते हैं। रॉबिन उन्हें कहती है कि इस तरह से वो वेक्ना को ट्रेस कर सकते हैं। विल को इस बात पर पूरी तरह यकीन था और वो वेक्ना को ट्रेस करने के लिए रेडी था, लेकिन जॉयस को इस पर भरोसा नहीं होता। उसका मानना था कि ये बहुत जोखिम भरा और लापरवाह कदम होगा, खास तौर पर सीजन 2 में हुए माइंड फ्लेयर हादसे के बाद। जॉयस सोचती है कि फिलहाल सबसे बेहतर तरीका ये होगा कि रेडियो सिग्नल को फिर से चालू किया जाए। इसके बावजूद भी रॉबिन विल को जॉयस से झूठ बोल के वेक्ना को ट्रेस करने निकल पड़ती है। बाहर जॉनेथन अपना गुस्सा स्टीव पर निकालता है और दोनों फिर नैन्सी को लेकर बहस और झगड़े में पड़ जाते हैं। उसी वक्त डस्टिन वहां पहुंचता है। उसके नाक से खून निकल रहा था। स्टीव उसे डांटता है कि उसने खुद को पिटने कैसे दिया और फिर डस्टिन को अब तक हुई पूरी स्थिति के बारे में बताया जाता है। अस्पताल में माइक नैन्सी से अपने थॉट्स शेयर करता है। वो कहता है कि उसे लगता है कि हॉली का इमेजिनरी फ्रेंड शायद असल में असली है। माइक का मानना था कि कैरन ही वो चाबी हो सकती है जिससे हॉली को ढूंढा जा सके और इस इमेजिनरी फ्रेंड के बारे में और जानकारी हासिल की जा सके। नैन्सी और माइक मिलकर एक योजना बनाते हैं ताकि वो कैरन से मिल सके। क्योंकि टेड इंड्यूस्ड कोमा में था, इसीलिए कैरन ही उनकी अंतिम उम्मीद थी। वो पुराने तरीके से एक नर्स और मरीज का भेष बनाकर हॉस्पिटल में घुस जाते हैं। नैन्सी और माइक अपनी माँ कैरन से बात करते हैं और कैरन जितना लिख सकती है उतना लिखकर बताती है। इसी बीच रॉबिन के साथ बात करते हुए विल भी उसी नतीजे पर पहुंचता है। उसे लगता है कि उसने हॉली की नजर से दुनिया देखी थी, खासकर राउंड अबाउट में। यही वजह थी कि उसने घूमने की अनुभूति महसूस की और फिर बेहोश होकर गिर गया। यहीं पर असली खुलासा होता है कि हॉली का
इमेजिनरी दोस्त कोई और नहीं बल्कि हेनरी था। वही हेनरी हॉली को धीरे धीरे अपने घर की ओर खींच रहा था, उसे ये कहकर बहला रहा था कि वो उसे इन मॉन्स्टर से बचाने आया है। और यहीं पर एपिसोड 2 खत्म हो जाता है। स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 एपिसोड 3 की शुरुआत होती है उस सीन से जहां एल और हॉपर अपसाइड डाउन की दीवार में एक विशाल छेद खोदने की कोशिश कर रहे होते हैं। हालांकि ये कोशिश इतनी आसान नहीं थी। दुर्भाग्य से सैनिक वहां पहुंच जाते हैं और उनकी लोकेशन पर ध्यान केंद्रित कर लेते हैं। इससे एल एक पल के लिए रुक जाती है, लेकिन वो भागने में कामयाब हो जाती है। हालांकि ये काफी खतरे वाला पल था। पास में लगे मेटल साइन के पीछे छिपकर दोनों कुछ समय तक इंतजार करते हैं। सैनिक हॉपर का चाकू उस चिपचिपे पदार्थ में फंसा हुआ पाते हैं और समझ जाते हैं कि एल और हॉपर पास ही कहीं है। सैनिकों के पास जो एंटीना था वो 11 की शक्तियों को पूरी तरह खत्म कर देता है और उसे कमजोर कर देता है। जब उनकी लोकेशन कॉम्प्रोमाइज हो जाती है तो हॉपर अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है। वो ग्रेनेड फेंकता है और गोलियां चलाता है। हॉपर लास्ट में एंटीना को नष्ट कर देता है, जिससे 11 को मौका मिल जाता है कि वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए सैनिकों पर हमला कर सके। आखिरकार हॉपर और 11 भागने में सफल हो जाते हैं, जबकि मिलिट्री उनके चारों ओर घेरा बनाकर उन्हें खोजने की कोशिश करती है। वो इस ग्रुप में से बचे हुए एक जीवित सैनिक को अपने साथ ले जाते हैं और उससे बातें उगलवाने की कोशिश करते हैं। हॉपर सवाल पूछता है, जबकि 11 अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके उसके मेमोरी में झांकती है। यही उसे पता चलता है कि डॉक्टर के ही इन सब की असली मास्टरमाइंड है, वही सारे आदेश दे रही है। उन्हें पता चलता है कि डॉक्टर के ने किसी को मेटल वॉल्ट डोर के पीछे छुपा कर रखा हुआ है। यहाँ डॉक्टर के ने अपसाइड डाउन में एक रिसर्च सेंटर बना रखा था और 11 को पूरी तरह विश्वास हो चुका था कि उस मेटल वॉल्ट के अंदर वेकना है। इसी बीच जॉयस सड़क पर विल और रॉबिन को ढूंढ लेती है। रॉबिन को डांटने के बाद कि उसने विल का ध्यान क्यों नहीं रखा। विल जॉयस को कहता है कि उसका प्लान बेकार था, उन्हें बड़ा सोचने की जरूरत है। विल ने हाइव माइंड के कनेक्शन की मदद से वेकना पर जासूसी की थी। वो अब भी पूरी तरह काम कर रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि वेकना अभी और बच्चों को अपने किसी अननोन प्लान के लिए उठाने वाला है। उसे ये पता चल चुका था कि उसका अगला शिकार वही होगा जो हॉली के एलिमेंट्री स्कूल में होगा। विल के विजन के मदद से पता चलता है कि वेकना का अगला शिकार हॉली का स्कूल में डरपोक डेरेक है। वहीं दूसरी दुनिया में हेनरी हॉली के साथ लंच करता है, जिसमें हॉली के सभी फेवरेट फूड आइटम थे। इसके बाद वो हॉली को चेतावनी देता है कि वो अंदर ही रहे और जंगल में ना जाए, क्योंकि वहाँ मॉन्स्टर है। दिलचस्प बात ये थी कि थोड़ी देर बाद हॉली को मेल बॉक्स में एक खत मिलता है। खत में लिखा था कि हॉली की मदद चाहिए और उसे हेनरी से मिलने के लिए एक्स नामक जगह पर जाना था, लेकिन इस जगह पर पहुंचने के लिए हॉली को जंगल से गुजरना था। आखिरकार हॉली हिम्मत जुटाती है और जंगल में चली जाती है। असली दुनिया में गैंग फिर से रेडियो शैक पर पहुंचती है और डेरिक को बचाने की योजना बनाती है। हालांकि किसी बच्चे का अपहरण करके उसे किसी सुनसान जगह ले जाना कानूनी और नैतिक दृष्टिकोण से ठीक नहीं लगता। इसके बजाय माइक एक प्लान बनाता है। उसका प्लान था उन्हें टर्नबो परिवार को बेहोश करके छिपकर डेमोगॉर्गन के आने का इंतजार करना होगा। फिर वे मिलकर काम करेंगे, सीजन 1 जैसी योजना के तरह ही। लेकिन इस बार उन्हें डेमोगॉर्गन को जलाने के साथ साथ उस पर ट्रैकर लगाना था, ताकि वो उन्हें वेकना के अड्डे तक ले जा सके। वो सब एरिका से मदद मांगते हैं, क्योंकि वो पहले टीना टर्नबो की सबसे अच्छी दोस्त थी। शुरुआत में वो मदद करने से मना कर देती है, लेकिन जब माइक बताता है कि हॉली को उठा लिया गया है और ये एक क्रेजी प्लान है जो टीना को उससे नफरत करने पर मजबूर कर सकती है, तब वो पूरी तरह हेल्प करने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद रॉबिन और विल अस्पताल पहुंचते हैं और वहां से कुछ दवाइयां इकट्ठी करते हैं जिन्हें वो इस योजना में शामिल करने वाले थे। वो एक पाई में दवा मिलाते हैं जिसे एरिका टर्नबो परिवार के घर में ले जाती है। उसी समय मरी गैंग के लिए कुछ चीजें स्मगल करके लाता है, जिसमें उनका टेलीमेट्री ट्रैकर भी शामिल था। नैन्सी का इरादा इसे शॉटगन में लगा के चलाना था, ताकि वो सीधे डेमोगॉर्गन पर निशाना साध सके। यहाँ थोड़ी बहुत बातचीत और झगड़ा भी होता है। जोनाथन नैन्सी को प्रपोज करने की सोचता है, लेकिन बाद में डर के मारे पीछे हट जाता है। वहीं स्टीव खुश नहीं था कि डस्टिन ने उसके कार में एंटीना जोड़कर मॉडिफाई कर दिया था। प्लान को एग्जीक्यूट किया
दिया जाता है, एरिका स्पाइक्ड पाई लेके टर्नबो परिवार के घर पहुंचती है। थोड़ी सी मेहनत के बाद टर्नबो परिवार पूरी तरह बेहोश हो जाता है। इससे गैंग को मौका मिलता है कि वो घर को युद्ध क्षेत्र में बदलने के लिए तैयार हो जाए और अपनी योजना को अंजाम दे। आखिरकार डेमोगोर्गन सामने आता है और ठीक वैसे ही जैसे गैंग ने सीजन फर्स्ट में करने की कोशिश की थी, इस बार योजना सफल होती है। वो उसे आग के हवाले कर देते हैं, शॉटगन से हमला करते हैं और सभी मिलकर उसे अपसाइड डाउन में वापस भेजने में कामयाब हो जाते हैं। बाहर डस्टिन और स्टीव पीछा करने के लिए निकलते हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम उनके सामने आ जाती है। डेमोगोर्गन धीरे धीरे विल की लोकेशन की ओर बढ़ रहे थे, जहां उन्होंने टर्नबो परिवार को एक बाण में छुपा रखा था। जैसे ही एपिसोड खत्म होता है, हॉली जंगल की ओर जाती है और आखिरकार मैक्स से टकरा जाती है। स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 का एपिसोड 4 शुरू होता है, जहां जॉयस और बाकी सभी लोग डेरेक को ये समझाने की कोशिश करते हैं कि वो कोई बुरे बच्चे चुराने वाले लोग नहीं हैं। इसी दौरान जब डेमोगोर्गन अचानक वहां आ जाता है तो स्टीव और बाकी टीम तेजी से वहां पहुंचते हैं और उसे गाड़ी से टक्कर मार देते हैं। इस बार डेमोगोर्गन उलटकर सीधे अपसाइड डाउन की तरफ भाग जाता है। स्टीव का मानना था कि उन्हें भी गाड़ी को उसी दिशा में ले जाकर उसका पीछा करना चाहिए ताकि वो उसे ढूंढ सके। थोड़ी बहस के बाद बाकी टीम भी इस खतरनाक प्लान के लिए तैयार हो जाती है। वो गाड़ी को सीधा पोर्टल से अंदर ले जाते हैं और सिग्नल को फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे सिग्नल तेज होता है, वो भी स्पीड बढ़ाते जाते हैं और कुछ देर बाद सीधा एक विशाल दीवार से जा टकराते हैं। कुछ देर बाद विल होश में आता है। शुरुआत में वो डेमोगोर्गन से जुड़ा हुआ था और उसने देखा कि बच्चों को एक अजीब सी ऊंची टावर जैसी जगह में कैद किया गया है, जहां उनके चेहरों पर मास्क लगाए गए थे। सीजन 2 की तरह विल फिर से पेंटिंग करना शुरू करता है, लेकिन इस बार वो कागज पर नहीं बल्कि बार्न की दीवार पर एक बड़ा म्यूरल बनाता है। रॉबिन को लगता है कि ये पेंटिंग एक बहुत बड़ा सुराग हो सकता है, खास तौर पर इसलिए क्योंकि वेक्ना के साथ सिग्नल पहले कभी इतना मजबूत नहीं रहा। ये किसी बड़ी ऊर्जा की ओवरलोडिंग जैसी है। लेकिन विल इन टुकड़ों को समझकर वेक्ना की प्लानिंग से जुड़ाव महसूस करता है। ऐसा लगता है कि हॉली उस मुख्य टावर जैसी संरचना से जुड़ी हुई है और उसके साथ कई और बच्चे भी। ऐसा लगता है कि वेक्ना को कुल मिलाकर और 12 बच्चों की आवश्यकता है। मिलिट्री को लगता है कि अब उन्हें स्थिति का अंदाजा हो चुका है, इसीलिए एलिमेंट्री स्कूल के सभी बच्चों को इकट्ठा करके सेना के क्षेत्र में गहराई में बने बैरक में ले जाया जाता है, जहां आम लोगों का प्रवेश वर्जित था। डॉक्टर के का मानना था कि इन सब के पीछे लेवन है, वेक्ना नहीं। बच्चों को एक कड़ी सुरक्षा वाले कैंप में ले जाया जाता है, इसीलिए ग्रुप एक नया प्लान बनाता है। उन्हें अंदर घुसना होगा, जगह की जांच करनी होगी और फिर सुरंग बनाकर सभी बच्चों को बाहर निकालना होगा, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। इसके लिए वो डेरेक को एक तरह से सुपर स्पाई के रूप में इस्तेमाल करने वाले थे। इस बीच मैक्स हॉली से बात करती है और बताती है कि उसने उसे नोट इसलिए लिखा था ताकि वो हॉली को बाहर बुला सके। वो उसे कुछ बड़े चट्टानों के बीच ले जाती है। चट्टानों की सकरी दरार से वे निकलते हुए एक विशाल गुफा जैसी जगह पर पहुंचते हैं, जहां मैक्स इस समय रह रही थी। मैक्स बताती है कि ये जगह क्रिल हाउस और डरावने जंगलों के साथ एक ऐसी दुनिया का हिस्सा है जिसमें 1000 यादें मौजूद हैं और ये सारी यादें वेक्ना की है। ये जगह असल में एक माइंड प्रिजन है और मैक्स बताती है कि वेक्ना का श्राप कभी भी सच में खत्म नहीं होता। हर एक शिकार के साथ वेक्ना अपसाइड डाउन की ओर एक नया दरवाजा खोलता है। जब उसने मैक्स को अपने कब्जे में लिया था, तब उसने चौथा और आखिरी गेट खोला था और इसी वजह से पूरा हॉकिंस 2 हिस्सों में बट गया था। मैक्स आगे बताती है कि वो कुछ समय के लिए मर चुकी थी, लेकिन फिर उसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसे पुकार रहा है, पर असल में मैक्स को वेक्ना की यादों में खींच लिया गया था और वो वेक्ना की एक याद से दूसरे याद में ट्रेवल कर रही थी, जिसमें हॉकिंस लैब का नरसंहार और 1959 में हॉकिंस हाई की घटना भी शामिल थी। मैक्स इन यादों में एक दर्शक की तरह तैर रही थी और धीरे धीरे उसे समझ आने लगा था कि वो हेनरी यानी वेक्ना के दिमाग में फंसी हुई है, क्योंकि असली दुनिया में मैक्स कोमा में थी, इसीलिए उसकी चेतना भी बाकी लोगों की तरह हेनरी के दिमाग में भटक रही थी। मैक्स चाहती थी कि वो इस कैद से बाहर निकल जाए। वो लूकस के लगाए गाने को फॉलो करते हुए
एक याद से दूसरे में जा रही थी और हर याद पिछली से ज्यादा डरावनी थी। फिर वो उस आखिरी दृश्य तक पहुंचती है जिस रात वेक्ना ने उसे मार दिया था। वहाँ उसे बाहर निकलने का रास्ता मिलता है जहाँ उसने लूकस को अस्पताल में देखा था जो उसे सचमुच बचाने की कोशिश कर रहा था। मैक्स लगभग आजाद होने वाली थी लेकिन तभी गाना बंद हो जाता है और टेप रिवाइंड होने लगती है। वो भागने की कोशिश करती है लेकिन उसी वक्त वहाँ वेक्ना आ जाता है और पोर्टल बंद हो जाता है। मैक्स वहाँ से भागती है जब तक कि वो इस गुफा तक नहीं पहुँच गई थी। लेकिन अजीब बात ये थी कि वेक्ना इस गुफा से डरता था, किसी वजह से वो यहाँ नहीं आ सकता था। इस गुफा में कोई ऐसी याद है जो उसे अंदर आने से रोकती है, इसीलिए मैक्स ने इस जगह को अपना घर बना लिया था। अब मैक्स के पास हॉली को यहाँ से निकालने की एक योजना थी, लेकिन इसके लिए हॉली को वापस हेनरी के पास जाना था और पहले जैसे ही भूमिका निभानी थी ताकि वेक्ना को उस पर शक ना हो। दूसरी ओर अपसाइड डाउन में लेवन और हॉपर पास में मौजूद मिलिट्री बेस पर नजर रख रहे थे। इसी दौरान स्टीव और बाकी ग्रुप रेडियो पर संपर्क करते हैं और बताते हैं कि वो रोन सेमेट्री चर्च पर हैं और वो भी अपसाइड डाउन में। वो चाहते थे कि लेवन अपने पावर का इस्तेमाल करके उनकी ट्रक को बाहर निकाल दे ताकि वो हॉली को आजाद कराने की प्रक्रिया शुरू कर सके। लेकिन फिलहाल ऐसा होना संभव नहीं था क्योंकि लेवन और हॉपर पहले से ही अपने मिशन पर थे और ये मिशन अभी सबसे महत्वपूर्ण था। डस्टिन को एहसास होता है कि इस पूरी स्थिति का समाधान शायद उस जायंट सर्कल क्षेत्र के सेंटर में छिपा है जिसने पूरी हॉकिंस को एक अजीब मास जैसी दीवार से घेर लिया था। उस जायंट सर्कल के बिल्कुल बीच में डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी हॉकिंस लैब था और वो लैब इस पूरी इलाके के ठीक सेंटर में था। ये बात टीम के लिए एक नया सुराग बन जाती है जिसे वो अब एक्सप्लोर करने वाले थे। दूसरी ओर हॉकिंस में डेरेक मिलिट्री बैरक में पहुंचता है जहां बच्चों के माता पिता कहीं नहीं दिखते और सिर्फ एक टीचर इन सभी बच्चों को संभालने की कोशिश कर रही थी। डेरेक एक लंच बॉक्स लेकर आता है जिसे जांच में नहीं रोका जाता और ये उसके लिए अच्छा ही होता है क्योंकि उसके अंदर वॉकी टॉकी छिपा हुआ था। वो टीम से संपर्क करता है और बताता है कि वो सफलतापूर्वक अंदर पहुंच गया है। अब उनका अगला काम था उन सभी बच्चों को ढूंढना जिन्होंने हेनरी यानी वेक्ना को देखा था। माइक, विल, लूकस और जॉयस जमीन के नीचे सुरंग बनाते हुए आगे बढ़ते हैं और आखिरकार मिलिट्री बैरक के बाथरूम में पहुंचने में सफल हो जाते हैं। उधर डेरेक बच्चों को एक एक करके बाहर निकालना शुरू करता है लेकिन तभी एक प्रॉब्लम हो जाती है। बाथरूम में एक पाइप फट जाता है और पानी हर दिशा में तेजी से फैलने लगती है जिससे सबको जल्दी जल्दी भागना पड़ता है। बिल और माइक पानी रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन तभी एक बच्ची उन्हें देख लेती है और जाकर सैनिकों को इन्फॉर्म कर देती है। अधिकतर बच्चे सुरक्षित बाहर निकल जाते हैं लेकिन डेरेक को पकड़ लिया जाता है और साथ में विल, माइक और जॉयस भी पकड़ में आ जाते हैं। पर लूकस अब भी सुरंगों में कुछ और बच्चों के साथ फंसा हुआ था और उसके सामने निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आता। उधर विल अचानक वेक्ना की मौजूदगी महसूस करता है और घबराकर धीरे से बोलता है, वे आ गए हैं। हॉकिंस में जो धातु की प्लेटें थी अब वहाँ अचानक कई डेमोगॉर्गन्स जमीन और दीवारें तोड़ते हुए बाहर निकल आते हैं और हमला कर देते हैं। विल को झटके आने लगते हैं क्योंकि वो ये सब कुछ वेक्ना के दिमाग के जरिए देख रहा होता है। इस अफरा तफरी में पूरी टीम अलग अलग दिशा में बिखर जाती है। लूकस अब भी सुरंग में फंसा हुआ था और उसके सामने डेमोगॉर्गन पहुंच जाते हैं। उसी समय मरी और रॉबिन बच्चों के साथ डेमोगॉर्गन के पीछे पड़ने के कारण ट्रक में भागते हुए अपनी जान बचाने की कोशिश करते हैं। अपसाइड डाउन में लेवन अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके मिलिट्री कंपाउंड में घुस जाती है। वो गार्ड से बचते हुए हॉपर को भी अंदर ले आती है। दोनों लास्ट में लैब तक पहुंच जाते हैं जहां लेवन दरवाजे की कुंडियां खोलने की कोशिश करती है लेकिन अनफॉर्चुनेटली चीजें बिगड़ जाती हैं और सिस्टम अलार्म बज जाता है जिसके वजह से लेवन कमजोर होने लगती है। डॉक्टर के लेवन तक पहुंच जाती है जबकि हॉपर कुछ गार्ड्स को गोली मार देता है लेकिन तभी एक बड़ा टेंटिकल उसे जकड़ लेता है। टेंटिकल उसकी गर्दन कसने लगता है और उसका दम घोटने की कोशिश करता है। इसी दौरान डॉक्टर के पास आती है और उससे लेवन के बारे में इंफॉर्मेशन मांगती है। वो चैम्बर के अंदर मौजूद टेम्परेचर को कंट्रोल करती है और बताती है कि जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी ये टेंटिकल हॉपर को और कसकर दबाएगा लेकिन हॉपर
चुप रहने का फैसला करता है, वो झुकने से इनकार कर देता है। दूसरी ओर 11 जो उस वाइब्रेशन के वजह से कमजोर थी और उसके पास इस समय उसकी शक्तियां नहीं थी, लेकिन फिर भी वो पूरी ताकत से डॉक्टर के को चाकू मार देती है। हॉपर किसी तरह से उस चैम्बर का टेम्परेचर बढ़ा के उस मॉन्स्टर से छूट जाता है और बंदूक मार के डॉक्टर को बेहोश कर देता है। वो 11 को वहां से चले जाने को कहता है और खुद उस मेटल डोर के अंदर जाने का फैसला करता है। 11 उसे रोकने की कोशिश करती है क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वेक्ना उस दरवाजे के अंदर है, लेकिन इस बार उसके पास एक बैकअप प्लान था। हॉपर ने शरीर पर एक एक्सप्लोजिव जैकेट बांधी हुई थी जो वो अंदर जाके ब्लास्ट करने वाला था, जिससे उसके साथ साथ वेक्ना भी खत्म हो जाता। हॉपर 11 को कुछ मिनटों के लिए अकेला छोड़कर अंदर जाता है और उस अलार्म और वाइब्रेशन को बंद कर देता है, जिससे 11 फिर से नॉर्मल हो जाती है और दोनों उस गुप्त वॉल्ट के अंदर चले जाते हैं। अंदर पहुंचकर 11 को वहां कोई और नहीं बल्कि नंबर 8 मिलती है, वही लड़की जिसे 11 अपनी बहन मानती है। इसी दौरान वेक्ना हॉकिंस पहुंच जाता है। वो उन जंजीरों और बंधनों को तोड़ देता है जिसमें वो कैद था और कंपाउंड पर हमला कर देता है। गोलियां उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती और वो वहां मौजूद सभी लोगों को कुछ ही सेकंडों में खत्म कर देता है। वेक्ना विल को पकड़ लेता है और अपने प्लान के बारे में उसे बताता है। वो कहता है कि उसे जो बच्चे दिखाई दे रहे हैं वो सभी कमजोर हैं और उनको कंट्रोल करना बहुत इजी है, जैसा कि विल था, और इसीलिए उसने आसानी से उस पे कंट्रोल कर लिया था। फिर वो डेमोगॉर्गन्स को आदेश देता है कि वो उन बच्चों को पकड़कर वापस अपसाइड डाउन में ले जाए। वेक्ना के अनुसार ये बच्चे उसके लिए परफेक्ट वेसल थे। विल तो सिर्फ एक टेस्ट रन था। अब वो इन बच्चों का इस्तेमाल अपनी दुनिया में करेगा। इसके बाद वेक्ना अपनी अपसाइड डाउन वाली दुनिया में वापस चला जाता है। वहीं सीजन की शुरुआत में रॉबिन द्वारा कही गई बातें विल के दिमाग में गूंजने लगती है। उसी समय माइक और विल की पुरानी यादें बिजली की तरह उसके दिमाग में चमकती है। दोस्ती की ताकत उसके अंदर कुछ गहरा जगा देती है, कुछ ऐसा जो अब तक छुपा हुआ था, और तभी विल को 11 जैसी शक्ति मिल जाती है। वो उन सभी डेमोगॉर्गन्स को रोक देता है ताकि वो किसी मुख्य किरदार को नुकसान ना पहुंचा सके, जिसके वजह से रॉबिन, लूकस और माइक की जान बच जाती है। बिल अपने नाक से खून पोंछता है और गंभीर चेहरे के साथ तैयार हो जाता है आखिरी लड़ाई में शामिल होने के लिए, और इसी के साथ इस वॉल्यूम का अंत होता है। अब अगला हिस्सा क्रिसमस पर आएगा जिसमें और एपिसोड्स रिलीज किए जाएंगे। यहाँ वेक्ना 13 विशेष बच्चों को तैयार कर रहा है। वो अलग अलग मासूम और भयानक रूप से कमजोर बच्चों को अपने टेस्ट लैब में ला रहा है, उन्हें शक्तियाँ दे रहा है और धीरे धीरे उन्हें अपनी सेना में बदल रहा है। विल असल में उसका पहला एक्सपेरिमेंट था, यानी नंबर 1। ये बात अब साफ दिखाई देती है कि वेक्ना वही कर रहा है जो कभी डॉक्टर ब्रेनर ने हॉकिंस लैब में किया था। बस फर्क ये है कि वेक्ना ये सब अपने दुष्ट उद्देश्य के लिए कर रहा है। ये कहानी कई तरह से अतीत को दोहराती है, लेकिन फिर भी ये अब तक साफ नहीं है कि नंबर 8 की इसमें क्या भूमिका है। ऐसा लगता है कि इन सभी बच्चों को किसी तरह वेक्ना के जादू और मानसिक नियंत्रण से खुद को आजाद करना होगा। जहाँ 11 पहले ही ऐसा कर चुकी है, वहीं अब विल ने भी माइक के साथ अपनी दोस्ती की वजह से ये स्पेल तोड़ दिया है। यहाँ विल को एक नया पर्पस मिला है, लेकिन साथ ही ये जोखिम थोड़े कम भी कर देता है, क्योंकि अब हमारे पास एक तरफ 3 सुपर पावर्स इंसान है और दूसरी तरफ वेक्ना। हालांकि उसकी सेना इस फर्क को भी कम कर देती है। बेशक हम अब तक पूरी कहानी नहीं देखे हैं, शायद बाद में कहानी और रोमांचक मोड़ ले, खासकर जब ये युद्ध हॉकिंस तक पहुंचेगा और ये बच्चे वेक्ना के लिए हथियारों में बदल दिए जाएंगे। तो बस इंतजार करे क्रिसमस का, जब पार्ट 2 आएगा। तो दोस्तों, ये था हमारा स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 वॉल्यूम 1 का पूरा रिकैप और एक्सप्लेनेशन। जैसा कि हमने देखा, इस वॉल्यूम ने हमें वेक्ना की योजना, बच्चों की मुश्किलें और हॉकिंस में बढ़ते खतरे की पूरी झलक दिखाई गई है। विल की नई शक्तियाँ, मैक्स का रहस्य और डेमोगॉर्गन्स का हमला, सब कुछ अगले पार्ट के लिए सेट एजिंग तैयार कर रहा है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि दोस्ती और एकजुटता ही इस कहानी का सबसे बड़ा हथियार है। 11, विल, माइक और बाकी ग्रुप ये दिखाते हैं कि चाहे जितनी भी मुश्किलें क्यों ना हो, सच्चा दोस्त कभी हार नहीं मानता। और हाँ, अब बस इंतजार है क्रिसमस का, जब वॉल्यूम 2 आएगा और ये लड़ाई अपनी चरम सीमा तक पहुँचेगी। तो तैयार रहिए,
क्योंकि हॉकिंस का भविष्य अब पूरी तरह वेक्ना और उसके डरावने खेलों पर निर्भर है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और हाँ, ऐसे और स्ट्रेंजर थिंग्स एक्सप्लेनेशन और मिस्ट्री वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबा दे। तब तक के लिए स्ट्रेंजर थिंग्स की इस डरावनी और रोमांचक सफर का आनंद ले और याद रखिए, अपसाइड डाउन हमेशा कहीं ना कहीं हमारे करीब ही है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।